हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूं। बच्चों, आज बड़े सरप्राइज हो गए कि आज सर की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन सर दिखाई नहीं दे रहे वीडियो में। तो बेटा, आज जो है वर्कशीट जो 36 आपके सामने धातु एवं अधातु की आई है, उसमें कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको यह तरीका थोड़ा बेहतर लगेगा। तो आगे बढ़ते हम। जो आपकी ये वर्कशीट है वो 3 भागों में बटी हुई है। जो पहला जो खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, जो पार्ट बी है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और पार्ट सी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न मुख से बताकर उसके उत्तर रिटन फॉर्म में दिखाऊंगा, जो आपके सामने इस तरह से नजर आएंगे। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलय है। यह तत्व का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। तो इसमें ऑप्शन ए कैल्शियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तीसरा हमने देखा अधातु जो विद्युत का चालन करती है। हमने देखा इकलौती एक ग्रेफाइट इकलौती अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम को उसकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमने देखा इनमें से सिल्वर सबसे कम क्रियाशील धातु है, उसके बाद कॉपर और फिर एल्युमिनियम। 5वां हमने दिया हुआ है अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम देते हैं। तो इसका उत्तर आपकी सक्रियता श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपकी डैश अभिक्रियाशील धातु अपने से डैश मतलब रिक्त स्थान दिया हुआ है अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसमें आंसर एक में आ जाएगा अधिक और एक में आ जाएगा कम। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। हमने देखा अधातुएं किस प्रकार का आयन बनाती है, ऋणायन बनाती है, जबकि धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का निर्माण हमने देख लिया। 8वां, कुछ अधातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी एक अधातु का नाम बताइए। हमने देखा सोना, चांदी में से कोई भी एक ऐसी धातु है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और सिल्वर। इसमें हम देखा आयरन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमने देखा सभी धातुओं का जो 80% जो है वो आयरन के 2 अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न जो दिया हुआ है, किसी तत्व E मतलब जिसका Z16 है मतलब परमाणु संख्या 16 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है, यह 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी या 2 ग्रहण करेगी। तो हमने देखा कि बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, वो त्याग करने में सक्षम होंगे, और जिनके बाह्यतम कोश में 5 6 या 7 है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना वो त्याग करेगा ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे आंसर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे आपके जो वस्तुगत प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अगला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से अभिक्रिया निम्न अभिक्रिया में के समीकरण को पूरा कीजिए। तो रिएक्शन दिए हुए हैं, FeH2O मतलब आयरन की जल के साथ अभिक्रिया दी हुई है, फिर कैल्शियम के जल के साथ अभिक्रिया दी है, फिर पोटेशियम के जल के साथ अभिक्रिया दी है। तो आयरन की जल के साथ अभिक्रिया Fe3O4 बना रहा है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। संतुलित समीकरण आपको सामने दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो प्रश्न आपका आ रहा है प्रश्न नंबर 2, इसमें प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ जो होती है खनिज अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऐसा क्यों। हमने देखा जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह अभिक्रिया से में मुक्त हाइड्रोजन को क्या कर देता है, अपचेद करके जल का निर्माण कर देता है। यह जो जल के अणु हैं वो
हाइड्रोजन अणु जल में परिवर्तित, और वो जो नाइट्रोजन का जो परमाणु है खुद ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन NO2 N2O अथवा NO में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपका कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, तार तथा बल्ब और एक स्विच दिया गया है। इसका उपयोग करके आप धातु और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद कैसे करेंगे। हमने देखा धातुएं हथौड़े की सहायता से पीटकर चादरों में बदला जा सकता है। इस गुण को हम आघातवर्धता कहते हैं, जबकि धातुएं आघातवर्धता नहीं दिखाती हैं। दूसरा हमने देखा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। बैटरी, बल्ब और तार का प्रयोग करके हम इसकी सुचालकता टेस्ट कर सकते हैं, धातुएं का इस गुण का पता लगा सकते हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अब उसी में पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि धातुओं और अधातुओं के में विभेदन के लिए इस परीक्षण का आकलन कीजिए। हमने देखा धातुएं आघातवर्धकता व विद्युत की सुचालकता होती है, परंतु अधातु आघातवर्धकता गुण नहीं दर्शाती और वह विद्युत की कुचालक होती हैं। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उदाहरण उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण अभिक्रिया सहित लिखिए। तो हमने देखा वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। हमने देखा कि इसके दो उदाहरण में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। समीकरण हम देखते थे एल्युमिनियम ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं तो उसमें लवण और जल AlCl3 एक लवण और जल का निर्माण हो रहा है। अब हमने देखा यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो Al2O3 की जो प्रवृत्ति होगी वो क्षारीय होगी। दूसरे ही समीकरण में हमने देखा Al2O3 क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो इस रिएक्शन में Al2O3 जो होगी उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। आपका पांचवा प्रश्न जो दिया हुआ है कारण बताइए। कारण बताइए में पहला कारण जो है उसमें बताया हुआ है कि इस्पात मतलब लोहे के जो हम टैंक्स नहीं बताते, मतलब जो बॉयलर टैंक्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम गर्म जल के जो टैंक होते हैं बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। ऐसा क्यों होता है। हमने देखा इस्पात लोहे का मिश्रित धातु है, लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब हमने देखा समीकरण Fe जल के साथ अभिक्रिया करके Fe मतलब जंग लग जाएगा, जबकि कॉपर गर्म जल अथवा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जो गीजर के टैंक होते हैं हमने देखा जब बाजार में लेने जाते हैं गीजर के टैंक तो हम देखते हैं कॉपर टैंक को हम ज्यादा वैधता देते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं बी धातुओं और आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। हमने देखा आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं, यह धात्विक चमक रखती हैं, यह तन्य और आघातवर्ध होती हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, मतलब उसको तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है। हमने देखा सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। यह वायु व जल के साथ अभिक्रिया करके आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। इनको इस प्रक्रिया से रोकने के लिए इनको संरक्षित कहां किया जाता है, इनको केरोसिन तेल में। अगला आपका टेबल दिया हुआ है 6 में धातु दी हुई है, उसमें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का नाम दिया और दूसरे में हमने देखा है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया दिया हुई है। हमने देखा जिंक ऑक्साइड की जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। तीसरा हमने देखा कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक की कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ भी कोई नहीं होगी और कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जबकि हमने देखा जिंक के साथ कॉपर ऑक्साइड का विस्थापित होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम के साथ भी विस्थापन अभिक्रिया होगी, जबकि कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला 7वां प्रश्न आते हैं। 7वें प्रश्न में किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो आघातवर्ध सबसे अधिक आघातवर्ध जो धातु है उसमें हमने देखा सोने का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर हमने देखा चालकता की अगर हम बात करते हैं तो चांदी सबसे ज्यादा चालकता सुचालक है। और हमने देखा जो ऐसी धातु का नाम बताइए जो आपकी उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, तो उसमें उत्तर आपका एल्युमिनियम है। तो पहले का सोना, दूसरे का चांदी और तीसरे का एल्युमिनियम। 8वें प्रश्न में एल्युमिनियम का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसका काफी मांग है। हमने देखा एल्युमिनियम, आप बाजार में जाते हैं तो पतीले वगैरह हमने देखा बर्तन ज्यादा एल्युमिनियम के होते हैं। इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का भी सुचालक है। दूसरा हमने देखा वजन में बड़ा हल्का होता है,
कठोर भी है और ये शक्तिशाली। अगर हम बाजार में हम उसी एक लोहे का पतीला ले लें और एक अल्युमिनियम का, तो हम देखेंगे अल्युमिनियम का क्या है, काफी अच्छा शक्तिशाली भी है और हल्का भी है। हमने देखा अल्युमिनियम का एक अलॉय आता है, मिश्रित धातु है ड्यूरालुमिन, वो इतना मजबूत है और हल्का है, उसको हम विमान के लिए, जो हवाई जहाज होते हैं उसके निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। नौमा हमने देखा जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है वह एक क्षारीय लवण देता है जिसका आणविक सूत्र XOH व गैस X का निष्कासन करता है। यह आसानी से आग पकड़ लेती है X जो है। तो XYZ की पहचान कीजिए। हमने देखा जो आपका X है वो सोडियम है, Y जो क्षारीय लवण NaOH का निर्माण कर रहा है और जो Z गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है जो आसानी से आग पकड़ लेती है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, दी गई संरचना, एक संरचना दी गई, आप वर्कशीट में देखेंगे तो उसका रासायनिक सूत्र दिखा। हमने कहा 2 सोडियम क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके N2 सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इसमें पूछा धातु कौन सा, सोडियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है, उसका अधातु भाग है। अब इसमें पूछा ऋणायन कौन सा, ऑक्सीजन ऋणायन का निर्माण करेगा जबकि सोडियम एक धनायन का निर्माण करेगा। यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर्स भी खत्म होते हैं। आइए हम लॉन्ग आंसर्स पे आते हैं। आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं उसमें जो पहला जो ए पार्ट है वो दिया हुआ है कि 2 परमाणु ए और बी हैं से बनाने वाले यौगिक के निर्माण में ए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि बी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब हमने देखा यहाँ पे आपके ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और बी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए और बी के मध्य बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या होगी। हमने देखा इसमें आयनिक आबंध, जो ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, आयनिक आबंध। दूसरा पार्ट हमने देखा ए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ए 2+ आयन बना देगा जबकि बी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो बी- बना देगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो पार्ट बी पूछ रहा है कि ए और बी में से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, AB2, ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। MgCl2 हमने देखा मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई बच्चों, 282। दूसरी तरफ क्लोरीन का 17 है, 2,2,8,7। अब हमने देखा मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और क्लोरीन के पास 1, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ के MgCl2 का निर्माण करते हैं। सी भाग आपका दिया हुआ, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। क्यों, हमने देखा NaCl एक आयनिक यौगिक है। इसके मध्य जो प्रबल अंतर आणविक आबंध होता है, जब इन यौगिकों को पिघलाया जाता है तो यह आबंध टूट जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं जो विद्युत का संचालन में सहायता करते हैं। तो विद्युत के संचालन के लिए हमने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़े आवश्यक होते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें डी दिया, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है। हमने देखा NaCl का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। यहाँ पे NaCl भी क्या है, हमने देखा एक आयनिक यौगिक है। इसके मध्य जो है प्रबल अंतर आयनिक आबंध होता है। इस मजबूत आबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके गलनांक उच्च होते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है, निम्न गुणों के आधार पर धातु और अधातु के अंतर बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अक्सर पूछा जाता है। अब ये गुण दिए हुए तन्यता, आघातवर्धता, घनत्व, रूप और सुचालकता। हमने देखा जो तन्यता पे हमने देखा धातुएं क्या होती हैं, पतली तार के रूप में खींची जा सकती है, इसको हम गुण को तन्यता कहते हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आघातवर्धता में हमने देखा कि जो धातुएं होती है पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। धातुएं जो होती हैं आघातवर्धनीय होती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं आघातवर्धता प्रदर्शित नहीं करती हैं। घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो धातुएं की घनत्व बड़ा अधिक होता है, जबकि अधातुएं का निम्न घनत्व होता है। अगर हम रूप की बात करते हैं, धात्विक चमक हमने देखा ठोस रूप में पाई जाती है। हमने देखा धातुएं ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं ठोस और गैस दोनों रूप में पाई जाती है। सुचालकता के रूप में अगर देखते हैं तो हमने देखा धातुएं सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। अगला आखिरी थर्ड जो प्रश्न है, एक्वरेजिया क्या है। एक्वरेजिया हमने देखा है, इसको अम्लराज भी कहा। हमने देखा ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ताजा मिश्रण को कहते हैं, जो 3:1 में मिलाया जाता है। मतलब हमने देखा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ताजे मिश्रण जो 3:1 में मिलाकर प्राप्त किया जाता है उसे हम एक्वेरेजिया का नाम देते हैं। यह सोने को भी घोलने में सक्षम होता है। ये इतना अम्लराज, इसलिए एसिड किंग ऑफ द एसिड भी कह दिया हमने कि क्योंकि ये अम्लराज एक्वेरेजिया, और ये एक फ्यूमिंग लिक्विड है। तो आज की जो वर्कशीट है उसके साथ एक और क्वेश्चन दिया, धातुओं की अन्य लवण
विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, एक नोट बनाना है आपने। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया पर, उसमें विस्थापन अभिक्रिया को वर्णन कीजिए, उसमें सक्रियता श्रेणी को बताइए। और आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।